सरकार का ये स्पष्ट मंशा है कि 10 लाख जो महागठबंधन ने कहा था वो तो हवा हवाई बात थी। नीतीश कुमार कभी हवा हवाई बात करते नहीं है। नीतीश नहीं, उन्होंने कुमार जी सरकारी ने नौकरी का बोला था, आप तो अनऑथराइज सेक्टर की बात कर हाँ रहे थे वो तो। उन्होंने कहा था सरकारी नौकरी जो संभव नहीं था न है आज भी। वो आप देखेंगे डाटा कलेक्ट हो रहा है तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी वही बात बोलते हैं जो संभव है, जो हो सकता है, जो किया जा सकता लेकिन है उन्होंने और नहीं जो बोला था, करते उन्होंने हैं। नहीं बोला था। हाँ ये नहीं बीजेपी नहीं ने बोला था, एनडीए की नहीं उन्होंने तो नहीं काउंटर भी किया था वो इसका। एनडीए ने नहीं, महागठबंधन ने कहा था 10 लाख नौकरी। या 19 लाख की बात कर रहा हूँ। 19 लाख की बात, 19 लाख रोजगार कहा था, नौकरी कहाँ से आप लोग ले आते हैं? वही हम बात बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन लोगों में भी और मीडिया भी कंफ्यूजन में है। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में बहुत ख़ास मेहमान फुलवारी शरीफ से नगर परिषद के चेयरमैन आफ्ताब आलम साहब। तो हम इनसे बात करेंगे कि अभी इनकी सरकार बनी है तो क्या क्या यहाँ की जनता के लिए इन्होंने सोचा है, या सरकार की क्या क्या स्कीम रहेगी। हालांकि बजट अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जहन में होगा, क्योंकि काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं यहाँ पे। और बार भी देखते हैं कि जनता के लिए क्या है इनके पिटारे में। तो आफ्ताब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पोर्ट में। पहला सवाल ये कि एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और नीतीश जी, पहले मैं एक सवाल क्योंकि आप यहाँ के बड़े नेताओं में से एक हैं। नीतीश जी ने तो अभी जैसे नौकरी का सवाल को लेकर के मैं एक राज्य स्तर का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हालांकि ये नीतीश जी से पूछना चाहिए था, बट उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 19 लाख नौकरी का सबसे पहला जो मुद्दा था, क्योंकि सारे लोग यही पूछना चाह रहे हैं कि नीतीश जी ने तो काउंटर कर दिया था कि 19 लाख 10 लाख ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उतना फंड नहीं है बिहार इसके पास, बिहार स्टेट के पास में। बीजेपी का, या कहा जाए एनडीए का, एक घोषणा पत्र में बहुत बड़ा एजेंडा था। अब सरकार बन गई आप लोगों की, नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए दोबारा से, तो क्या ये चीज़ पूरी हो पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यही कंफ्यूजन है जो लोगों में भी है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है मीडिया में भी ये कंफ्यूजन आ रहा है, सामने देखने को मिल रहा है। नहीं, मीडिया में कन्फ्यूजन नहीं, हाँ क्योंकि ये है। वादा था, तो जनता में ये नहीं नहीं विपक्ष बात वादा, उठा रहा यही है। बात करे, वादा ये नहीं था। वादा जैसे अब महागठबंधन ने 10 लाख जब नौकरी की बात की थी, जी। सरकारी नौकरी, लेकिन एनडीए ने सरकारी नौकरी नहीं कहा है। एनडीए ने वो 19 लाख रोजगार की बात की है। उसमें सारी चीज शामिल हो जाते हैं। रोजगार में सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं आता है। सरकारी नौकरी में जितनी वैकेंसी है वो तो रहेगी, इसके अलावा रोजगार में वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तमाम काम शामिल हो जाते हैं जो एक आदमी को रोजगार मुहैया करा सके, है ना। जी, मेरा सवाल ये है कि यानी कि आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेट तौर से होगा, रोजगार क्रिएट किया जाएगा, बिजनेस के लेवल पे हो या जॉब क्रिएट करके आप जनता को देंगे। जी, तो ये कहने कि ऑथराइज सेक्टर में देंगे, अनऑथराइज सेक्टर में देंगे, क्योंकि ज़्यादा जो डेटा, मतलब बहुत कम हमारे पास में ऑथराइज सेक्टर है सेंटर के लेवल पे भी। देखिए तो बिहार अभी के लेवल पे किस तरह अभी से आप उसको पूरा आप करेंगे? देख रहे 19 लाख का होंगे आंकड़ा कि कैसे पूरा होगा? जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही ओहदा संभाला है, सभी विभागों को उनका निर्देश हुआ है कि जहाँ जहाँ जितनी भी वैकेंसी है वो सब रिपोर्ट करें। वो सब कलेक्ट किया जा रहा है, काम शुरू हो गया है। अब मैक्सिमम जितनी वैकेंसी होगी उन पर तो नियुक्ति होगी, नियोजन होगा। इसके अलावा जो नौजवान अपना रोजगार करना चाहते हैं इंडस्ट्री के माध्यम से, आप छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से उनको लोन दे करके, उनको आसान किस्तों पर, आसान इंटरेस्ट पर या इंटरेस्ट फ्री सब्सिडी देकर हर तरह से उनको रोजगार मुहैया कराना पर्पस है सरकार का। और सरकार का ये स्पष्ट मंशा है कि 10 लाख जो महागठबंधन ने कहा था वो तो हवा हवाई बात थी। नीतीश कुमार कभी हवा हवाई बात करते नहीं है। नीतीश नहीं, कुमार उन्होंने जी सरकारी ने नौकरी का बोला था, आप तो अनऑथराइज सेक्टर की बात कर हाँ रहे थे वो तो। उन्होंने कहा था सरकारी नौकरी जो संभव नहीं था न है आज भी। वो आप देखेंगे डाटा कलेक्ट हो रहा है तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी वही बात बोलते हैं जो संभव है, जो हो सकता है, जो किया जा सकता लेकिन है उन्होंने और नहीं जो बोला था, करते उन्होंने हैं। नहीं बोला था।
हाँ, ये नहीं बीजेपी नहीं ने बोला था, एनडीए की नहीं उन्होंने नहीं तो काउंटर भी किया था वो इसका। एनडीए ने नहीं, महागठबंधन ने कहा था 10 लाख नौकरी। या 19 लाख की बात कर रहा हूँ। 19 लाख की बात, 19 लाख रोजगार कहा था, नौकरी कहाँ से आप लोग ले आते हैं? वही हम बात बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन लोगों में भी और मीडिया भी कंफ्यूजन में है। बहुत सारे मीडिया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह हम लोग देख रहे हैं कि वो इन 19 लाख को भी सरकारी सेवा कर देते हैं। 19 लाख रोजगार की बात की थी। 19 लाख एक टारगेट है, कोई जरूरी नहीं कि 19 लाख, और बढ़ सकते हैं ना आगे। जैसे जैसे स्कोप होगा सरकार काम करती जाएगी। सरकार का तो मंशा है कि हर आदमी रोजगार से जुड़ जाए, कोई बेरोजगार नहीं रहे, यहाँ से लोग बाहर नहीं जाएं, यहीं उनको रोजी रोटी मिले। इस फ्रंट पर सरकार, अभी तो सरकार बनी है और काम शुरू हो गया है, और हम लोगों को अपेक्षा ही नहीं, पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हम लोग इसमें पूरी तरह से सफल होंगे, सरकार सफल होगी। चलिए ठीक है, मैं दूसरे अब फुलवारी पे हम आ जाते हैं कि यहाँ पे फुलवारी में बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं यहाँ से, जैसे कि मतलब रिहैबिलिट किया गया था कई गरीबों की झुग्गियों को। दूसरी चीज़ यहाँ पे मतलब ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, तो क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपके पोजीशन के एमएलए में गोपाल रविदास जी जीते हैं माले से, तो क्या आप लोगों का कोऑर्डिनेशन रह करके इस चीज़ को आप लोग फुलवारी को निजात दिलाएंगे ट्रैफिक से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एमएलए कौन जीते हैं कौन हारे हैं ये कोई मानी नहीं रखता है। चुनाव होता है तो कोई जीतता है हारता है, लेकिन सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो लोगों की सुविधा, लोगों की सहूलत के लिए जो भी किया जा सकता है वो करने के लिए सरकार जो है कृत संकल्पित है। यहाँ फुलवारी शरीफ में नीतीश कुमार जी के ही हाथों, वो जो आप देख रहे हैं ईसापुर में हुडको भवन, 212 झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को वहाँ रिहेबिलिटेट किया गया था। वहाँ फ्लैट दिया गया, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम भी कभी ऐसे फ्लैट में रहेंगे। वैसे लोगों को नीतीश कुमार जी ने ही अपने हाथों से अलॉटमेंट लेटर दिया था 2012 में, और आज वो रह रहे हैं वहाँ, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं फुलवारी शरीफ में। इसी तरह का भवन और बनाने के लिए जो आवास विहीन लोग हैं, जिनके पास न ज़मीन है न यहाँ रहने के लिए मकान है, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए ये योजना और भी है। जो कई ज़मीन यहाँ से सिलेक्ट करके भेजा गया है, अब वो सिलेक्ट हो जाता है और ज़मीन क्लियर हो जाती है तो उस पर फिर आगे भी बनेगा ऐसा। या बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं गरीबों के लिए कि अगर ऐसा है तो ये फुलवारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है गरीबों के लिए, क्योंकि आफ्ताब आलम साहब ये बता रहे हैं कि पार्टी ने जिस तरह से पहले दिया था फ्लैट बना करके गरीबों को, दोबारा से जो लोग अभी हैं वो भी इनके पाइपलाइन में, लेकिन कब तक पूरी होगी ये तो अभी आप और ही इसके अलावा भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उसके माध्यम से काफ़ी लोगों का मकान यहाँ बना है इंडिविजुअल, और अभी भी 219 लोगों का मकान बनाने के लिए भारत सरकार को गया हुआ है, और वो स्वीकृत हो चुका है। बहुत जल्द उन लोगों को पैसा चेक के माध्यम से उनको मिल जाएगा और लोग खुद अपना मकान वो बनाएंगे। जिनके पास थोड़ा बहुत ज़मीन है, कम से कम 25 स्क्वायर मीटर ज़मीन अगर उपलब्ध है, तो उनके लिए ये, जो इनके पास ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है रहने के लिए शहर में, तो वैसे लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, और उसमें से काफ़ी लोगों को यहाँ मकान बन चुका है। 219 लोगों का और भी सैंक्शन हो गया है। बहुत जल्द उन लोगों को भी राशि आवंटित कर दी जाएगी। नहीं, आपने जैसे बताया कि जो पाइपलाइन में आप लोग का प्रोजेक्ट है कि जिस तरह से गरीबों को पहले दिया गया था दोबारा से वर्क हो रहा है, तो क्या अंदाज़ा है कि कब तक ये पूरा हो सकता है उनके लिए? वो ज़मीन का प्रपोजल हम लोगों ने दे दिया है। अब ज़मीन की यहाँ पर नापी होगी, उसके बाद जब ज़मीन क्लियर हो जाएगा तो बहुत जल्द वो हो जाएगा। उसमें सरकार का तो प्लानिंग है, वो परमानेंट, वो तुरंत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ट्रैफिक के लिए बताइए, क्योंकि ट्रैफिक के लिए आए दिन कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है, तो उसके लिए क्या ट्रैफिक के लिए अभी देखिए, हम लोगों ने कुछ दिन पहले से भी हम लोग लगे हुए हैं। मेन वजह है कि यहाँ पर जो एनएच का जो रोड है, इसमें इतनी जगह कट बना दिया गया है, उसको हम लोगों ने लिखा भी है कि ये सब कट अनावश्यक जो कट हैं, एनएच पर इतने कट नहीं होते हैं। 20-20 फीट, 25 फीट, 40 फीट पे कट बना हुआ है। तो सरकार तो आप ही लोग हैं ना, सेंटर में भी, यहाँ पे भी। तो ना, इसीलिए मैंने कहा कि पदाधिकारी, देखिए बहुत सारी चीज़ें सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, नीचे में भी देखना पड़ता है। तो हम लोग भी विजिलेंट हैं, हम लोग देख रहे हैं। जब हम लोग के नॉलेज में आया कि क्या रीज़न है इसका, तो 2 बातें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। एक तो इंक्रोचमेंट,
रास्ते पर इंक्रोचमेंट, जो रोड के चार्ट हैं और रोड हैं, इस पर बहुत भयानक इंक्रोचमेंट यहाँ हो चुका है। और दूसरा वही कट, तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है। अतिक्रमण का भी कई भी जगह में, क्योंकि मैंने खुद मेरे रिपोर्टर ने तो अभी रिपोर्टिंग की है। आपको आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पेपर में, हम लोगों ने बोर्ड में भी कई बार डिसीजन लेकर के सरकार को भेजा है, लेकिन चुनाव की वजह से कुछ डिले हो गया आचार संहिता के कारण। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही डीएम साहब ने आदेश कर दिया है। और यहाँ मीटिंग, कल जो है मीटिंग है हमारे यहाँ, यहाँ स्थानीय सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, डीएसपी साहब, एग्जीक्यूटिव अफसर सारे लोग रहेंगे। कल इसी पर बैठक होगी। उसके बाद जो निर्णय होगा, फेज वाइज लिस्ट बन जाएगा किस रूट में कब क्या होगा। और उसके बाद बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हटाने का काम यहाँ शुरू होने वाला है। और इंक्रोचमेंट शुरू हो जाएगा। और साथ साथ हम लोगों ने एनएच को भी लिखा है, एनएचआई को, कि आप ये कट जो है, अनावश्यक कट जो है, उसको बंद करें। और कुछ जगह हम लोगों ने इंडिकेट किया कि ये कट को छोड़ दिया जाए और बाकी सबको बंद किया जाए, ताकि वो अनावश्यक जो है, वो एक गाड़ी जाने में 100 गाड़ी जाम हो जाती है। तो वो सब हो रहा है, कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बहुत जल्द लोगों को निजात मिलेगी जाम के ऊपर। चलिए, बहुत बड़ी आप खुशखबरी सुना रहे हैं फुलवारी की जनता के लिए। लेकिन मैं अगला एक और हाई टेंशन वायर का भी, मैं क्योंकि मैं खुद गया था ईसापुर के इंटीरियर इलाके में, तो कई जगह मतलब लोग जो घर बनाने वाले हैं या परेशान है या हमारी फैमिली रहेगी, तो हाई टेंशन वायर का भी है। तो कुछ आपके जहन में है ये मुद्दे? हाई टेंशन वायर हम लोग के शहर वाले इलाका में तो ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम। नहीं, ईसापुर में आप पुरानी मस्जिद के पीछे जाएंगे ना, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों का कहना था, मैं खुद इलेक्शन के टाइम में रिपोर्टिंग कर रहा था। नहीं, वहाँ क्या प्रॉब्लम, वहाँ तो कुछ हम लोगों के पास नहीं, हाई सामने टेंशन कभी वायर प्रॉब्लम जो नहीं जा रहा आया है हाई जो घर टेंशन। बनाने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग अब हैं। आप देखिए, बात ये है ना कि अब हाई टेंशन वायर तो पहले से गया है। जी। आज कोई आप घर बना रहे हैं तो आपको देखना होगा ना कि उसके नीचे हम नहीं बनाए तो या वो उसके नीचे नहीं ले। वो तो हाई टेंशन जब वायर गया तो एक्वायर करके गया होगा। नहीं तो बिना इसके तो तो क्या नहीं होगा। वो जो जोन होता है, जैसे कि ग्रीन जोन होता है अपना, इसका कमर्शियल जोन होता है, वो कौन से जोन में आता है सर? अगर वो जोन को अगर आप लोग करेंगे तो जनता तो बनाएगी वो ना। तो एग्रीकल्चर है, वो तो एग्रीकल्चर में लोग घर लैंड बना है, रहे हैं। बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड है वो सब। जी। अच्छा, किसानों का भी बहुत बड़ा इशू था, आपने एग्रीकल्चर की बात की, क्योंकि अभी तो चल ही रहा कि किसानों का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चल रहा है हर जगह पे। तो यहाँ पे जो किसानों के लिए जो पानी का या बहुत सारी चीज़ों का जो था कि मुद्दे थे यहाँ, खासकर फुलवारी के इंटीरियर इलाके की बात देखिए, करें। फुलवारी का जहाँ तक बिहार की बात मैं जी, कर रहा हूँ, जी। बिहार में ही फुलवारी है। जी। तो नीतीश कुमार जी ने किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है। अब तो आप देखा होगा कि नीतीश कुमार के काम करने का एक अलग तरीका होता है। वो प्रायोरिटी फिक्स करते हैं। अदर काम भी होते रहते हैं, लेकिन उसके साथ वो मुख्य प्रायोरिटी फिक्स करते हैं कि कौन सा काम बहुत ज़रूरी है अभी। उसी तरह से करते आ रहे वो, लॉ एंड ऑर्डर, उनके विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली। अब आप देख रहे होंगे कि बिजली और रोड और सबका कितना विकास हुआ है। इसी तरह से इस बार उनका जो प्रायोरिटी है वो कृषि है। कृषि के लिए अलग इलेक्ट्रिफिकेशन का, कि विद्युत जो है उनको अलग से मिले। जो ये जो जनरल जॉइंट है अभी, ये उसके लिए अलग हो जाएगा। सिंचाई के लिए अलग बिजली और सिंचाई के लिए अलग सारी व्यवस्था। तो अब है कि हर खेत को पानी और बिजली, ये तो, और किसानों को हर तरह से सुदृढ़ करना, उनको बीज खाद के लिए अनुदान, सारी सुविधा मुहैया कराने, ये प्रायोरिटी में है सरकार के इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी कुछ जो इश्यूज़ हैं, जैसे दलितों के इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, कुछ माइनॉरिटीज़ के हैं, तो क्योंकि पिछली बार जो है नीतीश जी ने काफ़ी जो शिक्षा में माइनॉरिटीज़ को उन्होंने जॉब भी दिया था, जैसा कि जो रिकॉर्ड में है। क्या इस बार कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए, दलितों के लिए, या फिर जैसे गुलनास का मुद्दा बहुत बड़ा अभी उठ रहा है, तो जस्टिस के लिए क्या आप लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आप खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं? देखिए, बात ये है ना, आवाज़ उठाने की बात वहाँ होती है जहाँ पर सरकार अंधी बहरी हो जाती है। मतलब न्याय मिलेगा? नीतीश कुमार की सरकार तो इसी पर टिकी हुई है, न्याय के साथ विकास। विकास भी होगा और न्याय और कानून का राज। आप देख रहे होंगे कि कोई भी, चाहे वो छोटा हो या बहुत शक्तिशाली हो, कानून के हाथ से कोई बच नहीं रहा है। नीतीश कुमार का यही तो सोच है कि कानून की नज़र सबके लिए बराबर। नहीं, बहुत सारे दागियों को तो टिकट हर बार मिल जाता है ना, इस बार भी मिला। मैं नहीं कह रहा हूँ, एडीआर बोल रहा हूँ। वो तो अब क्या कीजिएगा, अब जेल में रह के टिकट बटेगा तो दागियों को नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? नहीं, आपकी भी पार्टियों में है, बीजेपी में बहुत सारे अपराधी हैं। अब हम लोग बीजेपी की बात नहीं ना करेंगे, हम जेडीयू में बताइए हमारे को। नहीं, गठबंधन में तो है ना सर, जेडीयू में तो नहीं है। साथ में सरकार तो चला रहे हैं ना। ठीक है, सरकार तो साथ में बहुत लोग चलाते हैं,
तो लेकिन हमारा हमसे पूछिए। ये गुलनाज को क्या इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नीतीश कुमार जी के राज में सभी को इंसाफ मिलना है और मिलेगा, उनको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे फुलवारी में माइनॉरिटीज़ के लिए आप क्या करना चाहते हैं और क्या चीज़ ऐसी रह गई है बाकी जो आपके दिल की बात, देखिए मैं मन की बात, काम की बात, सॉरी देखिए मैं काम की बात बोलूँगा कि काम की बात क्या नहीं होगी? नहीं, देखिए बिहार, हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा राज्य और नीतीश कुमार एक ऐसा मुख्यमंत्री है पहला, जिसने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक माइनॉरिटी के लिए जितना काम किया है वो कहीं पर आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, कहीं इसकी मिसाल नहीं है। जितनी आपके 8,000 से अधिक जो कब्रिस्तान हैं यहाँ, और उस पर हमेशा इंक्रोचमेंट किया हुआ रहता था, उस वही मुख्य कारण भी होता था कई जगह दंगा फसाद का, सांप्रदायिक दंगों का। उसको नीतीश कुमार ने देखिए प्राथमिकता के आधार पर उसमें से 7,500 लगभग कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई, उनका इंक्रोचमेंट हटाया गया, घेराबंदी की गई। बिहार में बड़े पैमाने पर जितने दरगाह हैं, खानकाहें हैं, सबका संरक्षण किया गया, सबका पुनर्निर्माण किया गया, वहाँ निर्माण किया गया। आप देखे होंगे मदरसा के शिक्षक, एक तो मदरसा का पूरा जो है कंप्यूटराइजेशन हो गया, एकदम नए दौर का नया तरह का मदरसा मॉडर्नाइज कर दिया गया, और वहाँ पूरा कंप्यूटराइज हो गया हर सारा चीज़। इसके अलावा जो उनके टीचर जिनको तनख्वाह नॉमिनल मिला करता था पहले, 2005 के पहले अगर आप पीछे देखिएगा तो नॉमिनल तनख्वाह, वो भी 2-2 साल तक उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। सड़क पर उनको धरना देना पड़ता था, जुलूस निकालते थे लोग, लाठी खाते थे, और तब कुछ पैसा उनको तनख्वाह में से मिला करता था। लेकिन आज नीतीश कुमार ने क्या किया, सारे मदरसा के लोगों को टाइमली तनख्वाह नियमित और 7वां वेतन 7 स्केल पे जो है 7 स्केल पे मिल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, इसको आप अगर सोचे तो ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में कहीं है, बहुत सारे सेकुलर करने वाले लोग। इसी वजह से जनता ने आपको दोबारा चुना भी, दोबारा से मुख्यमंत्री जी बने। तो अभी क्या है नेक्स्ट, अभी क्या है इस कार्यकाल में, क्या आप लोग देखिए मैं पहले बात पूरा कर लूं। प्लीज आप कीजिए। कि आपने माइनॉरिटी के बारे में जैसे पूछा था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली हुई, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कागज़ पे था, उसको देखिए उतारा गया ज़मीन पर, उसके लिए ज़मीन दिया गया, उसकी बिल्डिंग बन रही है ना। इसके अलावा मदरसा बोर्ड, लोग बिहार के कोने कोने से पटना में आया करते थे, परेशानी होती थी, छोटे छोटे काम के लिए भी यहाँ आया करते थे, वो हेडक्वार्टर यहाँ था। उसका आपको मालूम है, वहाँ पूर्णिया में उसका ब्रांच खोला जा रहा है, वहाँ बन रहा है बिल्डिंग उसकी बन रही। तो ठोस काम सब हुआ है माइनॉरिटीज़ के लिए। स्कॉलरशिप बच्चों को, जो आपके मदरसा के बच्चे हैं उनको भी स्कॉलरशिप प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, उनको भी स्कॉलरशिप मिल रहा है। माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए, जो हम लड़की हो या लड़का हो, अगर मान लिया मैट्रिक कर रहा है तो उनको 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिए जा रहा है। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने और कहा है कि अगर करेगा तो आईए करेगा तो 50,000, उसके और आगे जाएगा तो हम 1 लाख। यानी उनका मकसद ये है कि माइनॉरिटी के लोग पढ़ें, शिक्षित बने। मकतब का आपने देखा कंसेप्ट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है वो, मैंने मकतब जहाँ पर छोटे छोटे टोले हैं, जहाँ बच्चे, जो गरीब बच्चे, दलित बच्चे, मुस्लिम में, मैं जनता को बता दूं, मकतब उर्दू में इसको कहते हैं, जो छोटी बच्चों की पाठशाला होती है। जी हाँ, तो वहाँ पर कायम किया, और वहाँ स्थानीय लोगों को 10,000 रुपये मानदेय पर वहाँ रखा गया कि आप इनको उस लायक बना दें कि वो उनका स्कूल में दाखिला हो सके। तो बुनियाद से, और ऊपर चले जाइए, जब आप मैट्रिक आईए बीए जब कर लेते हैं, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमारे माइनॉरिटी में जो गरीब लोग हैं, जो कोचिंग की करने की जो क्षमता नहीं रखते हैं, उतना उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए पटना के ही हज भवन में सरकार ने व्यवस्था की कोचिंग की, फ्री कोचिंग की, कि आप बीपीएससी की, यूपीएससी की और टेक्निकल जो दूसरे जो परीक्षा हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी करें, और फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है। ये सब ठोस काम है, शिक्षा से जोड़ने का। ठीक है, मैंने माइनॉरिटी की आपकी बात जान ली, और जनता देख रही है, जनता खुद एनालाइज करेगी कि आपने जितनी भी काम किया है, और शायद इसीलिए आप लोग दोबारा आए भी हैं, और खुद आगे भी वो जज करेगी कि आपने कितना काम किया है, जितना बोल रहे हैं उतना काम ज़मीन पर उतरा है या नहीं, या कागज़ तक ही सीमित है। दलित महिलाओं के बारे में, दलित महिलाओं का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो बिहार में उनके लिए कुछ सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, दलित का हो, माइनॉरिटीज़ का हो, महिलाएं कोई भी हों,
तो उनके लिए क्योंकि अपराध बहुत बेलगाम हो गया है, तो उसके लिए आप लोग कुछ खास कोई टास्क फोर्स या कुछ ऐसी चीज़ें कि महिलाओं मतलब डर उनके ज़हन से, दिल से निकल जाए और वो सुरक्षित भी रहे? देखिए, बिहार में तो सभी के लिए, मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार की जो हुकूमत है, जो राज है, वो कानून का राज कहा जाता है इसको। यहाँ अपराध से कोई समझौता नहीं, सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं, करप्शन से कोई समझौता नहीं। नीतीश कुमार का तो सीधा सीधा मानना है कि हम अपराध से, सांप्रदायिकता से और करप्शन से कोई समझौता नहीं होगा इस पर, और इसी लाइन पर सरकार काम कर रही है। फिर भी तो इसमें सारे लेकिन लोग फिर आ भी जाते हैं। गुलनाज वगैरह का तो अभी कांड हुआ ना सर? देखिए, कांड होना तो अब आदम अलैहिस्सलाम के टाइम में भी हुआ था कांड। दुनिया जब बनी है, नहीं वो बात धार्मिक समझिए। नहीं, वो धार्मिक कोई नहीं, एग्जांपल आपको मत बता रहे हैं, दीजिए। नहीं, मैं दुनिया जब से कायम हुई है हम्म, और जब तक रहेगी, आदमी रहेगा, तब तक क्राइम होगा। आपको देखना, ये क्राइम कैसे रोक देंगे आप? 100% आप कोई रोक सकता है क्या? ये अभी बहुत बड़ी कोई बात खड़ा बोल रहे हैं है, आप। फिर क्राइम बड़ी कब बात नहीं बोल रहा रोक हूँ सकते? मैं बहुत बड़ी बोल बात और बहुत इंपॉर्टेंट और जी। सच बोल रहा हूँ। क्राइम एक ऐसी चीज है आदमी, मानव समाज में, जो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन आपको देखना ये कि जो आपके प्रहरी हैं, जो सरकार में हैं, जिनको आपने बिठाया है सरकार में, उनकी नीयत क्या है क्राइम के प्रति, वो कर क्या रहे हैं। अगर कहीं क्राइम होता है, उसके लिए कानून बना हुआ है, तो उस पर दृढ़ता से वो कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं, जो अपराधी हैं उन पर सख्ती कर रहे हैं कि नहीं, उनको सजा हो रही है कि नहीं। आप नीतीश कुमार को उन्होंने देखा लोग होगा, बर्खास्त हुए अपराध से देखिए कि कितना समझौता नहीं होता है। कितने लोग बर्खास्त हुए गुलनाज मामले में? अब आप देखिए, अब ये सवाल नहीं, तो आप क्योंकि रिकॉर्ड तो की आपके बात हाथ कर में है रहे ना। हैं, नहीं, मैं उसी ये बात तो कर आप रहा हूँ कि- जी, मैं इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी तो क्योंकि जब मैं नहीं, जनता जानना चाहती है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना सर, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से अगर आप क्राइम के जिससे बात बोले कि नहीं रोका है, बिल्कुल मैं भी मान लेता हूँ आपकी बात एक बार को, बिल्कुल। हालांकि मेरा मानना तो ये आपको नहीं है नियत क्राइम देखना है। अगर सरकार, अगर पुलिस सरकार सख्त हो जाए, नियत क्या है? मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, पुलिस अगर सख्त हो जाए, मैं हाँ। सरकार की बात नहीं करता, हालांकि सरकार सख्त के हो अंदर नहीं जाएगी आता तो पुलिस, क्राइम बंद हो क्राइम जाएगा। बंद नहीं, सामाजिक रूप से जागरूकता। आपने अभी देखा कि एक आदमी ने अपने बेटी को काट दिया, बेटा को काट दिया, बीवी को काट दिया। ये कहाँ, कौन सी पुलिस रोक देती नहीं, है आपका उसको? बिल्कुल कहना सही कि हर चीज नेताओं पे नहीं डाला जा सकता। लेकिन जब वो लाइट में आया, तो उस पर कार्रवाई हुई, उस पर कार्रवाई। और आपने बिहार में देखा होगा कि नीतीश कुमार के राज में क्राइम, जो इस तरह के क्राइम, जैसे आपने गुलनाज का कहा, तो इसमें हर इस तरह के मामले में स्पीडी ट्रायल करके सजा हुई है। आपने देखा होगा भागलपुर दंगे का मामला, इसके पहले वाले जो बहुत सो कॉल्ड जो सेकुलर सरकार लोग थे, उन्होंने जो दंगाई थे, बड़े पैमाने पर सबको बरी करा दिया। जो पदाधिकारी पक्षपात कर रहे थे, उनको मुकुट पहनाया सोने का पटना में। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही सरकार में आते हैं, और उन्होंने तुरंत उसको केस को रीओपन कराया, और आपने देखा कि जांच हुआ और ट्रायल चला, और कितने लोगों को सजा हुई उसमें, दंगाइयों को। जो ऑफिसर जिनको इन्होंने सोने का मकट पहनाया था, उनको हटाया गया, उनको क्या बोलते हैं, डिमोशन किया गया, उन पे कार्रवाई हुई। आपने भागलपुर में देखा, जो जिनका घर उजड़ गया था, उनको रिहेबिलिटेट किया गया। वहाँ पर जो विधवाएं थी, उनको पेंशन दिया जाता है, पहले 2000 दिया जाता, गुलनाज की माँ को अभी दिया जा रहा है। गुलनाज की माँ को पेंशन नहीं मिलता है सर देखिए अभी तो ये कांड हुआ है, अभी जांच चल रही है, कार्रवाई आगे देखिएगा, तब ना उसका रिजल्ट आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जानिए कि चाहे माइनॉरिटी हो या दलित हो या कोई भी वर्ग हो, नीतीश कुमार के राज में सबके साथ इंसाफ होगा, ये एकदम तय है। चलिए, ऊपर वाला करे कि आपकी बात बिल्कुल सत्य साबित हो और हर लोग सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी कास्ट से हों, दलित हों, माइनॉरिटीज़ हों या अपर कास्ट की हों, कोई भी हों, एससी हों, एसटी हों। लेकिन क्योंकि जो दबे कुचले लोग हैं, यही उम्मीद की जाती है कि आप सरकार उनके साथ में खड़ी रहेगी, जो गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग है। तो ये थे आफ्ताब आलम साहब, जिन्होंने अपनी बात बेबाक तरीके से रखी। अब देखना आपको है और जांचना आपको है कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। आने वाले पंचायत चुनाव भी हैं यहाँ पे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो उसमें आप लोग फैसला कीजिएगा कि कितनी सच्चाई है इनकी बात में। तो न्यूज़ फोर्स से एस एस अतहर, फुलवारी शरीफ, धन्यवाद।